हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मोनू कुमार बृहस्पति कोचिंग में। आप सभी लोग दोस्तों पढ़ने के लिए तैयार होंगे, बैठे होंगे, है ना। तो हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि पिछले वीडियोज में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कृत्रिम संकरीकरण के बारे में, ठीक है। आपको भी पता होगा कि हमने अब कृत्रिम संकरीकरण पढ़ लिया है। और एक और चीज, जाने अनजाने में आप लोग पता नहीं ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग एक बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीख रहे हैं, जो कि आपको हो सकता है इससे पहले नहीं पता रहा होगा। और वो क्या है? वो ये है कि हम पौधों के बारे में एक एक चीजें जान रहे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? कमाल की बात। अब हमें काफी चीजें पौधों के बारे में पता चल रही हैं कि आखिर इनमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे होती हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, जो है हमारा पराग स्त्री केसर संकर्षण, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब फुल डिटेल जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले एक और चीज ध्यान दीजिए, है ना, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद में आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण आखिर क्या होता है, ठीक है। देखिए, कभी आपने सोचा है कि जो परागण की प्रक्रिया होती है, देखो उसमें क्या होता है। पराग कण एक स्थान से, मतलब पराग कण पराग कोश से निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि क्या भाई ऐसा तो फिक्स नहीं है कि भाई जो पराग कण है वो आम का पराग कण आम के ही पौधे पर जाए, पुष्प पर जाए, वर्तिकाग्र तक, है नहीं? या फिर कभी आपने क्या सोचा है कि सरसों का ही पराग कण क्या सरसों के स्त्री केसर तक जाएगा, कि दूसरा भी जा सकता है कि नहीं? फिक्स है भाई, कंफर्म है कि परागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये जरूरी नहीं है कि सरसों के पुष्प पर सरसों का ही पराग कण जाए। समझ में आ गया नहीं? ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वायु निर्जीव है, जंतुओं को थोड़ी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो भैया पराग कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते ले जाते, बस इतना काम करते हैं, है कि नहीं। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए ये सरसों का पुष्प है, ठीक है। हम यहाँ पर बना देते हैं इसको, बहुत अच्छे समझने के लिए ये जरूरी है डायग्राम, ठीक है। और ये इसके पराग कोश है, ठीक है। ये क्या है? पराग कोश, पराग तंतु कह सकते हैं, ये पराग कोश, ठीक है। मान लीजिए इस सरसों के पुष्प पर आम का पराग कण आकर के बैठ जाए। भाई मकड़ी है या फिर मक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी है, वो तो उसको थोड़ी पता है कि वो तो इधर से उधर फूलों पर होती रहती है। तब क्या होगा? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तब क्या होगा अगर आम का पराग कण सरसों के यहाँ वर्तिकाग्र पर आ जाए, ठीक है। तब उस समय आपको यहां पर ध्यान देना है पराग स्त्री केसर संकर्षण के बारे में, कि आखिर ये क्या होता है। सबसे पहले देखो दिया है, वर्तिकाग्र पर परागकण अवस्थित होने से लेकर, ठीक है, कोई भी परागकण, एक बात तो फिक्स है, समझ लीजिए, कोई भी परागकण वर्तिकाग्र अवस्थित, ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, हमने आप ही की किताब से ली हुई है, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूं आपको। तो वर्तिकाग्र पर परागकण अवस्थित होने से लेकर, अवस्थित मतलब आने से लेकर, बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश होने तक की सभी घटनाओं को, ठीक है, सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जानते हैं। एक तो ये हो गई, अगर आप बहुत जल्दी में तो इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप समझना चाहते हैं तो ये परिभाषा क्या बोल रही है, ये सिद्धांत क्या बोल रहा है, ये संकर्षण आखिर क्या है। होता क्या है कि जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र पर आता है, वर्तिकाग्र से अंदर जाता है, बीजांड में प्रवेश होता है, यहां तक की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया समझ रहे। परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर बीजांड तक प्रवेश होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। समझ में आया ना? ये पूरी प्रक्रिया, दो चीजें हैं, परागकण, पहला चीज है परागकण, दूसरी बात है परागकण के वर्तिकाग्र से पर पहुंचने से लेकर बीजांड तक पहुंचने तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है, यहां से यहां तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसी को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहा जाता है।
समझ में आ गया ना। सिंपल है, पराग कण के वर्तिकाग्र पर अवस्थित या व्यवस्थित भी कह सकते हैं, या आने से लेकर के बीजांड तक की जो बीजांड तक प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि आखिर ये संक्षिप्त में हमने बता दिया कि भैया ये देखो ये पराग स्त्री केसर संकर्षण ऐसे होता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, देखो जैसे कि हमने बताया कि मान लीजिए यहाँ पर आम का पराग कड़ा है तो क्या होगा, तब ऐसी परिस्थिति में स्त्री केसर के पास अपने ही जाति के पराग कणों को पहचानने की क्षमता पाई जाती है। समझ में आया ना, अपने ही जाति के पराग कणों को पहचानने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। जैसे दूसरा परागकण अगर यहाँ पर आया तो ये स्त्री केसर क्या करती है, कुछ रसायन केमिकल्स मुक्त करती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में संवाद होता है, परागकण के और वर्तिकाग्र के बीच में एक प्रकार का संवाद होता है केमिकल्स के जरिए। ठीक है, अगर वो केमिकल्स में परागकण पास करता है, परागकण सही उतरता है, तभी स्त्री केसर का ये वर्तिकाग्र भाग उसको अंदर जाने की अनुमति देता है, नहीं तो अनुमति नहीं देता है। समझ में आया ना, केमिकल्स के जरिए होता है, रसायन के जरिए होता है। जब कोई भी परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पराग स्त्री केसर संकर्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोई भी किसी भी पौधे का परागकण अगर किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो पहले वर्तिकाग्र क्या करेगी, कुछ रसायन मुक्त करेगी, परागकण से संवाद करेगी। अगर वो रसायन उससे मैच खाते हैं, मिलान करते हैं, ठीक है, अगर स्त्री केसर वर्तिकाग्र को लगता है कि हाँ ये परागकण हमारी ही जाति का परागकण है, तभी ये उसे अंदर आने देती है, नहीं तो फिर उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देती है। समझ में आ गया ना। अब जब अंदर आएगा, ठीक है, अब भाई देखो इसमें क्या लिखा है, ये पूरी प्रक्रिया मतलब यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। तो भाई सबसे पहला चीज तो आपको देखो, पहली चीज हमने बता दिया ना कि पहचानना, सबसे पहले प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, इसको स्टेप में समझ सकते हैं कि पहली चीज प्रक्रिया जो है पहचानेगी, क्या करेगी, वर्तिकाग्र परागकण को पहचानेगी, फिर उसे अंदर जाने की अनुमति प्रदान करेगी। ठीक है, जब अंदर जाने की अनुमति प्रदान करेगी तो अब आपने परागकण के बारे में जब पिछले वीडियोस में पढ़ा है, जब पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा। उसमें आपने देखा था कि परागकण में 2 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर होते हैं। ठीक है, एक जनन छिद्र होता है, ऐसे करके एक जनन छिद्र होता है। ठीक है, एक क्या होता है, जनन छिद्र होता है, इसको बाह्य चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। और इस वाली परत को अंतः चोल बोलते हैं। ठीक है, ये परागकण का चित्र है, अंतः चोल। समझ में आया। अब मान लीजिए हम इस प्रक्रिया को पूरा समझ रहे हैं कि आखिर होता कैसे, यहां तक पहुंचता है। तो सबसे पहले जब ये परागकण, मान लीजिए ये छोटा सा तो होता ही है, अब यहां पर जब आता है, मान लीजिए कि स्त्री केसर ने इसे अनुमति प्रदान कर दी कि हाँ तुम हमारी ही जाति के हो, मतलब सरसों के ही का ही परागकण है, तो इसे जाने की अनुमति देती है। तब क्या होता है, तब देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें यहाँ पर लसलसा जो पदार्थ होता है, हल्का सा जल होता है, उन सबको सूख करके ये फूल जाएगा। क्या होगा, परागकण फूल जाएगा, आकार में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तब जैसे आपने देखा होगा कि गुब्बारे में आप पानी भर दीजिए तो वो लटकने लगता है कि नहीं लटकने लगता, उसी तरीके से ये भी क्या होगा, ये लटकने लगेगा। ये क्या होगा, लटकने लगेगा, ये लटकने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे लटकने लगेगा। ठीक है, और इसी से, ठीक है, इसी से क्या होगा, एक पराग नलिका का निर्माण होगा। ये लटकती जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे लटकती जाएगी और इस तरीके से आ करके यहाँ पर जो बीजांड होता है, ठीक है, यहाँ पर जो बीजांड होता है ये उसमें क्या करती है, प्रवेश कर देती है। समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जो परागकण होता है वह इसके ऊपर पहले व्यवस्थित होगा। ठीक,
फिर स्त्री केसर उसको पहचानेगी कि हाँ सरसों की जाति का है कि नहीं, मतलब उसी जाति का। आम का है तो आम का परागकण होना चाहिए, सरसों का है तो सरसों का होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, फिर अनुमति प्रदान कर देगी तो ये क्या होगा, परागकण यहाँ पर थोड़ा सा जल अवशोषित करके फूल जाएगा। फूल जाएगा तो इसका जो इंटाइन होता है, ठीक है, अंतःचूल, वो बाहर की ओर क्या होता है, लटकने लगता है। ठीक है, जैसे गुब्बारे में पानी भर दो ना तो लटकने लगता है, उस तरीके से ये लटकता जाएगा और ये क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 ये क्या करेगा, बीजांड में प्रवेश कर जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें दो प्रकार की आपने कोशिकाएं भी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी कायिक कोशिका, एक क्या थी, कायिक कोशिका, है ना। एक पढ़ा था आपने कायिक कोशिका और एक पढ़ा था आपने जनन कोशिका। क्या पढ़ा था, जनन कोशिका। ये सब अब क्या करेंगे, क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये भी जनन कोशिका, जब ये पराग नलिका का निर्माण होता है, ये बीजांड तक प्रवेश करता है, तो इसी पराग नलिका के माध्यम से ये जनन कोशिका और कायिक कोशिका भी इसी के पीछे पीछे मतलब यहाँ तक बीजांड में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आपने जब परागकण के बारे में पढ़ा था तब देखा था कि परागकण, ज्यादातर परागकण 60% परागकण में जो परागकण होता है दो कोश की अवस्था में होता, मतलब एक जनन कोशिका पाई जाती है और एक कायिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जिसमें दो पाई जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर किसी परागकण में दो ही कोशिकाएं हैं तब उसमें ये परागकण ना विभाजित होता है, मतलब जनन कोशिका विभाजित होती है और एक जनन कोशिका से दो जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब कि दो जनन कोशिकाएं बन जाएंगी और वो पराग नलिका के माध्यम से बीजांड तक प्रवेश कर जाएंगी। अब बीजांड में प्रवेश क्यों करती हैं भाई, बीजांड में प्रवेश क्यों करती हैं, क्योंकि जब आपने बीजांड काय की संरचना का अध्ययन किया था तब आपने वहां पर देखा था कि इसमें सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, वो वैज्ञानिकों का अनुमान है, हमारी किताब में भी ऐसा लिखा है कि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो पराग नलिका को आकर्षित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो उसके बाद यहां से परागकण पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में प्रवेश कर जाता है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद में जो युग्मक होता है वह संलीत हो जाता है, यहाँ जो अंड कोशिका होती है उससे मिलकर के निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। समझ में आ गया ना आपको। तो ये पूरी प्रक्रिया मतलब परागकण पहले वर्तिकाग्र पर आएगा, आने के बाद में स्त्री केसर उसे पहचानेगी, पहचाने के बाद में उसे अंदर जाने की अनुमति प्रदान करेगी। परागकण फिर क्या होगा, जब अनुमति प्रदान कर देगी तो ये ज्यादा समय बाद फूल जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इंटाइन इसका बाहर की ओर लटकने लगता है, मतलब अंतःचूल, उसी के माध्यम से इसमें जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वो इसी के माध्यम से पराग नलिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंच जाती हैं और बीजांड में पहुंचने के बाद में जनन कोशिका जो होती है वह अंड कोशिका से मिल करके निषेचन करती। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। समझ में आ गया ना आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। पराग, तैयार है ना आप लोग, ठीक है, देखते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकण अवस्थित होने से लेकर, मान लीजिए कोई परागकण यहाँ पर अवस्थित हुआ, इससे लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक और टॉपिक इसमें पूरा होता है जो है हमारा पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। कई बार मन में आता है कि क्या होगा अगर गुड़हल का परागकण गुलाब के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इन सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और ये संकर्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी और ये आपको एक नई चीज सीखने को मिली होगी इस वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।